अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो गुनाह के रास्ते पर चलने वाली एक खातून का किस्सा है जो 2 बच्चों और शोहर की मौजूदगी में अपने महबूब के साथ रंगरलियां मना रही थी। जब उसकी शादी हुई तो उसकी सहेलियों ने उसे बड़ा छेड़ा था। वजीरा, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। उसने अनजान बनते हुए पूछा था। कैसी लॉटरी? अब अनजान न बन। ऐसा छेल छबीला शोहर किसी लॉटरी से कम होता है क्या? हमारे माँ बाप तो बेटियों की शादी के मौके पर इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। बस लड़का कमाऊ हो, चाहे उसकी उम्र कितनी ही ज्यादा हो। जरीना के बारे में तो तुझे मालूम है ना, 18 बरस की छोरी को 40-45 बरस के बूढ़े से ब्याह दिया उसके माँ बाप ने। आय हाय, 40 बरस का मर्द बूढ़ा कब होता है? उसने यूं ही कह दिया था, मगर दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि इसके माँ बाप ने इसके लिए वाकई बड़े छेल छबीले शोहर का इंतखाब किया है। रफीक की उम्र उससे कम नहीं तो ज्यादा भी नहीं होगी। अम्मा पापा ने निकाह नामे में उसकी उम्र 19 साल लिखवाई थी, मगर वो जानती थी कि उसकी असल उम्र 22 बरस है, जबकि रफीक की उम्र भी निकाह नामे में 22 साल ही लिखवाई गई थी। जब रफीक का रिश्ता आया था तो वजीरा ने बहुत हाथ पैर मारा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। उसकी माँ ने गाल पर हाथ रखकर कहा था। कमबख्ती मारी, तू 22 बरस की हो गई है और कितने सालों तक हमारे सीने पे मूंग दलती रहेगी? उसने मजीद बात नहीं बढ़ाई थी, ये सोचकर कि अम्मा भी बात का बतंगड़ ही बना देती हैं। मैंने तो इसलिए रिश्ते से इनकार किया था कि मेरी नजरों में कोई और था। मैं तो यही सोच रही थी कि उसके घर से रिश्ता आएगा, उसकी माँ आकर मेरे लिए अपनी झोली फैला देगी, लेकिन उधर से किसी के आने से पहले इधर से कोई आ टपका। इसका बाप इसकी माँ से कह रहा था, मुझे तो बड़ा पसंद है लोंडा, गोरा चिट्टा सेहतमंद, उम्र भी ज्यादा नहीं, 25 साल से भी उम्र कम होगी और सबसे बढ़कर बरसरे रोजगार है, माकूल तनख्वाह है। तुम क्या कहती हो इसके बारे में? एलो, मैं क्या कहूँगी? जब इतनी अच्छी बातें उसमें मौजूद हैं और वो तुमको पसंद भी है तो फिर इनकार का क्या सवाल होता है? इस पर बाबा बोला था, उससे भी जरा पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना है, तुम भी कमाल करते हो। जब तुम्हारा रिश्ता आया था तो मेरे अम्मा बाबा ने मुझसे कब पूछा था? उसने माँ की बात सुनकर अपने आप से कहा, अरे ये तो सठिया गई है बुढ़िया, अपनी शादी की मिसाल दे रही है जो आज से 25-30 साल पहले हुई थी। पर आज का दौर वो दौर नहीं। लेकिन वजीरा को भी खुलकर मुखालफत करने का हौसला नहीं था, जबकि उसके महबूब की तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। और जब एक दिन उसने अपनी दोस्त कलसूम से इस रिश्ते का जिक्र किया तो उसने पूछा, भला वो है कौन? मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं उसके बारे में, पर इतना पता है कि साइकिलों की मुरम्मत करने वाली दुकान में काम करता है। नाम उसका रफीक है। रफीक? हाँ। कलसूम क्या तू उसे जानती है? कलसूम ने जवाब देने के बजाय लपक कर उसे दबोच लिया और बेख्तियार उसका बोसा लेने लगी। अरे अरे, ये क्या हो गया तुझे? तुझ पर, तेरी किस्मत पर प्यार आ गया है वजीरा। अरे वो तो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं, हमारी गली में ही रहता है। जाने कितनी लड़कियां उसे देखकर आहें भरती हैं। अफसोस कि मैं शादीशुदा हूँ, वरना मैं भी लम्हा भर को उसे बड़ा अच्छा लगा था कलसूम की जुबानी उसकी तारीफ सुनकर। मगर अगले लम्हे वो कह रही थी, ये साइकिलों की मुरम्मत का काम तो बड़ा गंदा है ना, हाथ पाँव मुंह सब काला हो जाता होगा। खैर, थोड़े ही दिनों के बाद वजीरा और रफीक की शादी हो गई। जो भी उन्हें देखता यही कहता कि चांद सूरज की जोड़ी है। सारी लड़कियां वजीरा की किस्मत पर रश करती थीं, मगर खुद वजीरा अंदर से खुश नहीं थी। क्यों? ये उसने किसी को बताया नहीं था, ना ही कभी अपनी किसी बात से रफीक को भी उसका पता चलने दिया था। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद उसने मुख्तार से दोबारा मिलना जुलना शुरू कर दिया। वजीरा, लगता है शायद तू अपने फैसले पर पछता रही है। कमाल करता है तू भी। लड़की का भी कभी कोई फैसला होता है? वो तो माँ बाप की खूंटी से बंधी गाय होती है। कसूर तो तेरा भी है ना मुख्तार, तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि किसी को अपने रिश्ते के लिए हमारे घर भेजता। जवां जहां बेटियों को माँ बाप ज्यादा दिनों घर में बिठाए नहीं रखते। रफीक का रिश्ता आ गया था, इसलिए मेरे बड़ों ने हाँ कर दी। शादी से पहले भी एक दिन वो मुख्तार से मिली थी। दोनों ने खूब एक दूसरे से शिकवे शिकायत की थी, अपने दिल की भड़ास निकाली थी। फिर वजीरा बोली, शायद हमारे मुकद्दर में जुदाई ही लिखी थी, मगर मुख्तार, ये शादी शायद मेरे लिए बर्बादी ही साबित हो। जिस तरह मैंने इसे मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लिया है, तू भी मुझे भूलने की कोशिश कर कि अब इसके अलावा कोई और चारेकार भी नहीं। उसने मुख्तार को तो भूलने का मशवरा दिया था, मगर खुद उसे भुला ना सकी थी।
मुख्तार उसका दूर पार का रिश्तेदार भी होता था। शादी से पहले वजीरा के घर भी आना जाना था और शादी के बाद कभी कभार रफ़ीक के घर भी चला जाता था, जबकि दिल के हाथों मजबूर होकर कभी कभी वो तन्हाई में भी मुलाकात कर लेते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वजीरा एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन वो रफ़ीक से खुश नहीं थी। बज़ाहिर दोनों के ताल्लुकात ठीक ठाक ही थे। रफ़ीक को भी कभी महसूस नहीं हुआ कि उसकी बीवी वजीरा किसी बात पर उसे पसंद नहीं करती। रफ़ीक की माँ और दीगर अजीज़ रिश्तेदार भी यही समझते थे कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से खुश हैं। वजीरा ने भी कभी किसी को अपने दिल की फांस के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया था। अलबत्ता अब मुख्तार से उसकी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा बढ़ गया था। जब भी उसका दिल ज़्यादा होलने लगता, वो उससे मिलने चली जाती। एक दिन ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान मुख्तार ने उससे कहा, वजीरा तू इस तरह मुझसे मिलने ना आया कर। पर वो क्यों मुख्तार, क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? क्या मैं डायन और चुड़ैल हो गई हूँ कि तुझे मुझसे मिलने से डर लगने लगा है? तुझसे नहीं, मुझे अपने आप से डर लगता है वजीरा। अपने आप से डर? वजीरा उसके और करीब हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तू जहनी मरीज हो क्या है मुख्तार? अपने आप से डरने का क्या मतलब है? अरे मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है तुझे देखकर। मैं जज्बात पर काबू रखूं कैसे? ये कहते कहते उस पर एक जनूनी कैफियत सी तारी हो गई थी और सचमुच अपने आप को काबू में नहीं रख सका और उसे जिस बात का डर था वो बात हो गई। फिर जब वो होश में आया तो मारे शर्मिंदगी के वो वहाँ मजीद ना रुक सका कि अब वजीरा से आंखें कैसे चार करे। दूसरी तरफ वजीरा पर ऐसी पुरकैफ मस्ती छाई हुई थी कि अपने आप को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। बड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल करने में कामयाब हुई, मगर उसका रुआं रुआं कई दिनों तक सरशारी की कैफियत में झूमता रहा। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने मुख्तार को खोकर कितना नुकसान उठाया है। 30-32 साल के मुख्तार और 22-23 बरस के रफ़ीक में कितना नुमाया फ़र्क था। रफ़ीक ने तो एक दिन भी उसे हकीकी मुसरत से हमकनार नहीं किया था। एक दिन तन्हाई में बैठकर वो बहुत रोई और अपनी किस्मत पर मातम किया कि इस शादी ने इसे कितने बड़े खसारे से दो चार कर दिया है। कई दिनों की कोशिश बसियार के बाद मुख्तार उससे मिला तो वो एकदम उस पर चढ़ दौड़ी। कहाँ मर गए थे तुम? वो बेचारा तो सख्त शर्मिंदा था। ज़रा तवक्कुफ के बाद सर झुकाए हुए बोला, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो सज़ा चाहे मुझे दो। वजीरा रोने लगी। वो और डर गया। उसे चुप कराना चाहा, उसके आंसू पोंछने की कोशिश की तो वो और ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी। मुख्तार तुमने? ये कहते कहते उसकी हिचकी बन गई। मुझे माफ़ कर दो यार। नहीं, माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे खोकर अपने आप पर ही नहीं मुझ पर भी बहुत जुल्म किया है। फिर वो उसके सीने पर मुक्के मारते मारते उससे लिपट गई और बदस्तूर रोते हुए बोली, मैं एक नामुकम्मल ज़िंदगी, ना आसूदा ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुख्तार इतना बौखलाया हुआ था कि उसकी समझ में नहीं आया। वजीरा क्या कह रही है? इन बातों का क्या मकसद है? मगर वजीरा ने उसे ज़्यादा गौर व फिक्र करने का मौका नहीं दिया। वो तो एक बार फिर जज्बात के धारे में बह गई और उसे कहने लगी, यही तुम्हारी सज़ा है कि वक्तन फ़वक्तन मेरी महरूमियाँ दूर करते रहो, मुझे सच्ची खुशियों से हमकनार करते रहो। मुख्तार को भला क्या इनकार हो सकता था? उस मुलाकात के बाद सारे बंधन खुल गए थे जो अगली मुलाकातों में खुलते ही चले गए। दोनों खुश थे कि गुमशुदा लाल उन्हें मिल गया था। एक दूसरे को खोने के बावजूद एक दूसरे से मिल गए थे। मगर मुख्तार डरता था और कभी कभी वजीरा से कहता था, वजीरा हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, कभी खुदा ना ख्वास्ता हमारी ये चोरी छुपे की मुलाकातें पकड़ी गई तो? वजीरा हंस पड़ती। क्यों? अरे हंसती क्यों हो? इसमें भला हंसी की क्या बात है? चोर को अगर पकड़े जाने का खौफ हो तो चोरी क्यों करे? वो क्या गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, जो डर गया वो मर गया। मगर ये भी तो सच है ना कि 100 दिन चोर का 1 दिन। अरे कुछ भी हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मैं दूसरी बार तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बहरहाल उनकी चोरी छुपे की मुलाकातें जारी रहीं। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वजीरा दूसरे बच्चे की माँ बन गई। एक दिन रफ़ीक ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? क्या मतलब है रफ़ीक? मतलब ये कि इसका बाप तुम्हारा वो प्रेमी तो नहीं जिससे तुम चोरी चोरी मिला करती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किससे चोरी चोरी मिलती हूँ?
आखिर तुम कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहोगी वजीरा? देखो जी, बीवियां जब बच्चे जनने लगती हैं तो शोहरों के लिए दिलचस्पी का सबब नहीं रहती, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर ऐसा ओछा इल्जाम लगाओ। वजीरा ने अगली मुलाकात में मुख्तार को खबरदार कर दिया था कि अब वो इसके घर ना आए। रफीक को शुबा हो गया है कि मैं तुमसे छुप छुप कर मिलती हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारे घर कितना जाता हूँ, वो तो इतने दिनों के बाद तुम्हारे नए बच्चे को देखने गया था। यही तो गजब हो गया। वो कह रहा था कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप तुम्हारा वो प्रेमी तो नहीं? मुख्तार हंस दिया। अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। वजीरा की हंसी अब आहिस्ता आहिस्ता रफू चक्कर हो गई थी। अब रफीक से उसके ताल्लुकात बड़ी तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। वो बात बात पर बीवी को झिड़कने लगा था। वजीरा अगर किसी बात पर तुर्की बतुर्की जवाब दे देती तो उसके गाल पर थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करता था। कई बार उसका जी चाहा कि अपनी सास से उसके बेटे की शिकायत करे, लेकिन ये सोचकर उसने ऐसा नहीं किया कि इस तरह बात बढ़ेगी तो मुख्तार के साथ उसकी खुफिया मुलाकातों की बात भी सामने आएगी, और इन मुलाकातों के रास्ते में वो अपनी जानिब से कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहती थी। एक दो बार उसकी सास ने भी उससे पूछा, क्या बात है, आजकल रफीक का मूड मिजाज खराब नजर आता है? वो बात दरअसल ये है ना कि अब बाल बच्चों की वजह से घर के अखराजात बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ वो मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो वो अपना रोना धोना लेकर बैठ जाता है। कहता है ये धंधा रोज़ बरोज़ मंदा होता जा रहा है, साइकिल चलाने वाले बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ाऊं? पर इतनी सी बात पर उसने हंसना बोलना क्यों ख़त्म कर दिया? चलो मैं उसे समझाऊंगी कि बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है। अरे अरे नहीं अम्मा जी, आप उनसे बात का तज़किरा मत कीजिएगा। उन्होंने मुझे मना किया था कि अम्मा से इस बात का जिक्र ना करूं कि अम्मा परेशान हो जाएंगी। मुझे तो ये बात ही याद नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपसे जिक्र कर दिया, मगर खुदा के लिए आप उनसे कुछ नहीं कहिएगा। वैसे मैं अपने तौर पर ये बातें उन्हें समझाती रहती हूँ, मगर हकीकतन वो उसे समझाती क्या? उसकी बढ़ती हुई नाराज़गी ने तो उसका बोलना मुंह खोलना ही बंद कर दिया था। अब वो भी बोलता कम था, मगर उसके हाथ पैर बहुत बोलने लगे थे। बात बेधड़क वो वजीरा को मारना पीटना शुरू कर देता था, मगर इतनी बात ज़रूर थी कि वो सबके सामने ज़दकूब नहीं करता था। वजीरा डर के मारे चीखती चिल्लाती भी नहीं थी, बस उफ आ करके रह जाती थी। अलबत्ता वो इंतकामन अपने शोहर की अमानत में खयानत को ज़्यादा ही करने लगी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि रफ़ीक अब अपने पास आने का बिल्कुल मौका नहीं देता था। वो अगर उससे लिपट कर बातें भी करती तो वो उसे झिड़क देता था और नफरत भरे लहजे में कहता था, जा अपने उसी यार के पास चली जाना। एक दिन मुख्तार ने उसके जिस्म पर नीले नीले दागों को देखकर कहा, अरे वजीरा ये कैसे निशान है? तशद्दुद के, रफ़ीक के मारने पीटने के निशान हैं। तो क्या वो तुझे अब मारता पीटता भी है? बहुत। अब तो वो बात कम करता है, मारता ज्यादा है। वो कहता है कि तेरे इस बच्चे में मुझे मुख्तार की झलक नजर आती है। उसकी मार से ज्यादा ना मुझे ये बातें तकलीफ देती हैं जो तुम्हारे हवाले से वो कहता है। बच्चे की शक्ल तुम पर गई है ना, तो उसे गुमान नहीं यकीन हो गया है कि तुमसे मेरे ताल्लुकात हैं। मैं इसी दिन के लिए कहता था कि अरे छोड़ो इस जिक्र को, मुझे तो अब ये फिक्र परेशान करने लगी है कि कहीं वो किसी दिन मौका पाकर तुम पर कातलाना हमला ना कर दे। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। कर तो सकता है, तो उससे पहले क्यों ना हम उसे अपने रास्ते से हटा दें? क्या मतलब है वजीरा? मतलब ये है मुख्तार कि अगर हमें उससे जान का खतरा है तो क्यों ना हम इस खतरे को ही ख़त्म कर दें। अरे ये तो ऐसी बात हुई कि हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोले। हम तो पहले ही एक जुर्म कर रहे हैं, अब इस पर पर्दा डालने के लिए दूसरा जुर्म करें। उस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, मगर मुंह से निकली हुई ये बात एक दिन सचमुच सामने आ गई। रफ़ीक ने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शायद वो उन दोनों की टो में लगा हुआ था। उसने जेब से बड़ा सा चाकू निकाल कर खटाक से उसे खोल लिया। आज तो मैं तुम दोनों को एक साथ मारकर साथ ही दफन कर दूंगा। मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सका। वो उन दोनों को मारने के बजाय उन्हीं के हाथों मारा गया। यूं भी वो एक था और वो दो थे, जबकि मुख्तार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अभी उस पर काबू ही पाया था कि वजीरा ने चाकू उसके सीने में पेवस्त कर दिया। अरे ये तुमने क्या किया वजीरा? वही जो इस मौके पर करना चाहिए था मुख्तार।
इसे जिंदा छोड़कर हम जिंदा कैसे रह सकते थे। रफीक की लाश एक दिन बाद कब्रिस्तान के बाहर झाड़ियों के पास से मिली। वजीरा ने रोने धोने का ड्रामा ठीक ठाक अदा किया था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी, जबकि अनजाने कातिल या कातिलों की तलाश में अपना काम शुरू कर दिया। वजीरा पर कई दिनों तक गशी के दौरे पड़ते रहे। वो जब भी होश में आती चीख चिल्लाकर कहती, हाय मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुख्तार की माँ वजीरा की माँ से मिली। कहने लगी, वजीरा का रोना धोना सीना कूबी करना हमसे देखा नहीं जाता। हमारी माँ ने तो इसके और इसके बच्चों के लिए किसी सहारे किसी साहिबान का बंदोबस्त कर दो। पर आजकल तो कवारी लड़कियां घर बैठी रहती हैं। इस 2 बच्चे की माँ को कौन कबूल करेगा। अरे अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। हमसे आप लोगों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मौके पर आपके कुछ काम आए। माना कि हम गरीब लोग हैं, मगर हमारा दिल बड़ा है। हम चाहते हैं कि वजीरा की माँ ने मुख्तार की माँ को आगे कुछ कहने नहीं दिया। उससे लिपट कर रोने लगी। बहन, ये तुम्हारा हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जल्दी सारे मामलात तय हो गए। फैसला ये हुआ कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद कोई मुनासिब तारीख देखकर निकाह पढ़वा दिया जाएगा। फिर दोनों तरफ थोड़ी बहुत उसकी तैयारी भी होने लगी। इद्दत के दिन ख़त्म हो गए तो एक मुनासिब तारीख का भी तयन हो गया, मगर शादी से 1 रोज़ पहले सारा पांसा पलट गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। हमें इस बात के शवाहिद मिल गए हैं कि तुम दोनों ने मिलकर रफ़ीक को कत्ल किया है। वजीरा ने तो ज़बरदस्त एहतजाज किया। अरे वाह, मैं अपने हाथों अपने सुहाग को क्यों झाड़ूंगी। जब तुम लोगों को कातिलों की तलाश में नाकामी हुई तो हमें ही गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन मुख्तार ने गिरफ्तारी के बाद ज्यादा जिद बहस नहीं की, इकबाल जुर्म कर लिया। हाँ, हम दोनों ने ही उसे कत्ल किया था, मगर अपनी जान बचाने की कोशिश में हमने उसको कत्ल किया था। खुलकर बताओ, जान बचाने की कोशिश से तुम्हारा क्या मतलब है। रफीक को मेरे और अपनी बीवी के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया था। उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो हमारी टो में लगा रहा और आखिरकार एक दिन उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और चाकू निकालकर हमलावर हुआ। लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो गया। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये कत्ल मेरे हाथों नहीं, उसकी अपनी बीवी के हाथों हुआ। उसी ने उसके सीने में चाकू पेवस्त कर दिया था। तुम लोग क्या समझते थे कि पुलिस नाकाम होकर चुप करके बैठ गई है? पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऐसी बात नहीं थी। हम मामले की तह तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते रहे और हमें आखिरकार वो आला मिल गया जिससे कत्ल हुआ था। उस चाकू पर मौजूद फिंगरप्रिंट से ही हमें मुजरिम का पता चल गया और इस बात के भी शवाहिद मिल गए कि तुम दोनों मरहूम की आंखों में धूल झोंक कर समाजी, मजहबी और कानूनी जुर्म का इर्तकाब कर रहे थे। शायद तुम लोग मौज मस्ती के दौरान ये भूल गए कि बुराई एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाती है। अगर वजीरा अपने शोहर से मुतमिन नहीं थी तो इसका सीधा सीधा तरीका ये था कि वो खुला ले लेती। गलत तरीके का इस्तेमाल करके और कत्ल जैसे जुर्म में अपने आप को मुलविस करके तुम दोनों ने शादी का जो ख्वाब देखा था वो अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों का मुकद्दर शादी का बंधन नहीं, फांसी का फंदा है।